अनूप जी, अभी देश कोरोना महामारी से जूझकर उठ भी नहीं पाया है, तो किसान आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर फैल चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद भवन के निर्माण के लिए पूजा अर्चना की है। आप क्या इस चीज़ को ज़रूरी मानते हैं कि देश को जो दूसरे मसले मसाइल हैं उनसे इतर एक नए संसद भवन की आवश्यकता है? मैं इस पर आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का जो न्यू फाउंडेशन स्टोन इसको आधारशिला रखे हैं वो 10 दिसंबर को रखे हैं। उस दिन मानवाधिकार दिवस ही मनाया जाता है। मानवाधिकार के 3 पिलर्स हैं: विचार अभिव्यक्ति, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब भारत में कहीं बता दें किसी को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल रही है? जो कुछ बोल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ उसको जेल में डाल दे रहे हैं या धमकाया जा रहा है। अब रह गई समानता के अधिकार। कहाँ किसी के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है? असमानता की सबके साथ किया जा रहा है। किसी के साथ चाहे EWS का हो चाहे फिर और किसी तरह, हर जगह कोई समानता नज़र नहीं आ रहा। तीसरी चीज़ है कि जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार जीने का अधिकार है। या तो मॉब लिंचिंग कर को मार दिया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, पीट दिया जा रहा है। ये चलते कहीं एक कुछ नहीं मानवाधिकार दिवस के दिन होता है। एक जवाब बताता हूँ कि इसमें जो वैदिक काल तक देश में ज्ञान के लोग पीछे भागते थे, क्योंकि ज्ञान जब तक देश कभी गुलाम भी नहीं हुआ। अब भक्ति की ओर भाग रहे हैं लोग, भक्त बनने हुए हैं। भक्त बनने का मतलब ये होता है कि जो लोग कह दे वो मानते हैं। रात हो चाहे दिन हो, किसको मारना है मार देता है। तो अब देश फिर लगता है गुलामी की ओर जा रहा है, फिर विदेशी आक्रमण इस पर अटैक करें। एक आप बताता हूँ, मानवाधिकार के बाद ही जो 10 दिसंबर संसद के जो आधारशिला रखने के बाद, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे आपको वित्त मंत्री हो या रविशंकर प्रसाद जी जो मंत्री, वो बोलते हैं कि ये नया भारत है। मुझे नया भारत तो नया बन गया है, लेकिन अभी ये लोग पुराने ही हैं, ठीक ना। इन लोग नया भारत को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लोग बुजुर्ग भी हो चुके हैं। इस सलाहकार मंडल में जाएंगे, हम लोग नवयुवक ही नया भारत को बना देते हैं। और नया भारत कैसे कहते हैं? तो पुराना परंपरा पर चल रहे हैं, फ्यूडल समाजवादी व्यवस्था पर चल रहे हैं। समाजवादी व्यवस्था के आप समझ ही रहे हैं कि जो मैं कहूँ करे, सब उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इस कारण ये नया भारत नहीं है। संसद का आधारशिला रखने में जो बार नया भारत की संसद का आधारशिला रखने से नया भारत नहीं बन जाएगा। इसके लिए विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। इस कारण इसमें ये मैं नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ और, लोग बोलते हैं कि एक आया नया कौन अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं। हर समय अर्बन नक्सलिज्म इन लोग को समझ में नहीं आता। अगर इन लोग को समझ में आता तो ऐसा नहीं बोलते। अर्बन नक्सलिज्म का मतलब होता है जब शहर में जो पढ़ा लिखा लोग कम्युनिटी रह रहा है, जिसको देश को चलाने में पढ़े लिखे लोग ही हैं। इनको जो सलाहकार वही पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन लोग तो सबको नक्सलवाद कह रहे हैं। एक चीज़ और, इन लोग जो बोल रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब जो देश को तोड़ने की बात करती है। टुकड़े गैंग तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता। टुकड़े गैंग तो इन लोग बना रहे हैं। जहाँ भी इलेक्शन होता है दंगा फसाद करवाते हैं, उसके बाद नए इनको सब जो भक्त लोग हैं पहुँच जाते हैं, उनको नुकसान करते हैं। तो ये टुकड़े गैंग इन लोग का है, देश का टुकड़े गैंग नहीं। अगर इस तरह से बोलेंगे कि देश कई टुकड़े में टूट जाएंगे। और आगे मैं बता। अच्छा, ज्वलंत मुद्दे इस वक्त देश के समक्ष क्या क्या हैं? देश को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि देश को कम से कम संसद तो ऐसी महामारी के बाद या इतने बड़े आंदोलनों के बाद या महामंदी के बाद या जब हमारी GDP इतनी डाउन जा रही है, तो उस वक्त तो नहीं चाहिए। देश में तो बहुत सारे लोग अभी भी भूखे सो रहे हैं और भुखमरी की कगार पर देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ज्वलंत मुद्दे फ़िलहाल क्या हैं और क्या क्या देश के अंदर होना चाहिए? अभी ज्वलंत मुद्दा सबको रोटी देना है, उसके बाद महामारी से बचाना है। आपका विश्व रिपोर्ट ने भी बता दिया कि जो लॉकडाउन के टाइम में जितना दर्दनाक स्थिति इंडिया का रहा, उतना विश्व में कहीं नहीं रहा। मैं आपको बता देता हूँ। अभी ज्वलंत मुद्दा कुछ नहीं है। ज्वलंत मुद्दा ये है कि अभी किसान आंदोलन को, किसान बिल को वापस लेते हुए किसान को पहले शांत करें, उसके बाद सबकी रोटी की व्यवस्था करें, सबको सुरक्षित महामारी से बचाएं, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें। इस तरह से ज्वलंत मुद्दे, इसको बचाने की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग बोलते हैं कि रोज़ जो प्रधानमंत्री जब भी आते हैं पार्लियामेंट पर सर झुका कर प्रणाम करते हैं, उससे नहीं होता। चरण से आप संसद में जरूर पहुँच सकते हैं, लेकिन आचरण से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आचरण का मतलब भगवान है। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और देश का सबसे बड़ा पंचायत, सर्वोच्च पंचायत संसद, वहाँ लोकतंत्र की बात होती है। आप उसकी हत्या मत करें। जो बात बोले ज्वलंत मुद्दे, बस ये सबको समानता की बात करें, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, उसके बाद जीवन की अधिकार की रक्षा हो, जो मानवाधिकार दिवस की ये सब किया, यही चीज़। और एक चीज़ और जब परिवार और समाज आपस में लड़ते हैं तो लड़ करके दूसरे को
बादशाह बना देते हैं, लेकिन जब आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी बादशाह बनेंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी तभी प्रधानमंत्री कहलाने लायक है जब होम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री, कि जब ये लोग सब आपस में मिलाएं, कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, सबको मिलाएं तभी संसद का आधारशिला सफल होगा। ऐसे नहीं हो सकता। अब अगर वक्त अगर एक सा होता तो फिर देश का ये हालत नहीं होता। वक्त सब वही चल रहा है, वक्त को इन लोग ज़बरदस्ती बदल रहे हैं, दंगा फसाद करवा करके, किसान आंदोलन लगवा करके। अब बेचारा व्यक्ति यहाँ तो संसद में नहीं बोलने दिया जाता, किसान बिल को ज़बरदस्ती लोग पारित करवा दिया राज्यसभा में, किसी से सुझाव भी नहीं लिया। इस संसद का आधारशिला रखने का मतलब क्या होता है? आप आधारशिला रखें, संसद का जो अभिव्यक्ति है, जो मेन इशू है उसको अप्लाई। यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, रोड पर मर रहे हैं, अब ठंडे में कितने लोग मर जाएंगे। उनको गर्म कपड़ा का डिस्ट्रीब्यूशन करवाइए, उनको सुरक्षा की बात करवाइए। खाली बड़े बड़े बोलने से बात नहीं होता। अब ज्ञान से सिर्फ भक्ति से काम नहीं होती है। नया भारत नहीं है ये, समझ रहे हैं ना। ये जो दिए थे समझ संसार समझ समाज की संवाद की बात, शायद मोदी जी को पता है कि नहीं, ये गुरु नानक का दिया हुआ। समझ संसार का मतलब कि सारे संसार, समझ संसार में सारे संप्रदाय, देश की सभी लोगों की बात सुनी जाए। तो इन वसुधैव कुटुंबकम की एक तरह से पूरा विश्व हमारा एक, या तो पूरा देश के लोग को आप एक नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये अचानक गुरुद्वारे में चले जाना का क्या मतलब है सुबह सुबह? मैं बता रहा हूँ कि तो किसान को खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। खालिस्तान का मतलब इनको समझ में नहीं आता। खालिस्तान खालसा पंथ से बना है, खालसा का मतलब सूद होता है, जो बंदा बहादुर ने ये किया था। एक तरफ गुरु तेग बहादुर को जाकर के पूजा करते हैं, गुरु नानक जयंती मनवाते हैं, उनके जन्म दिवस पर उसके गुरु नानक जयंती समझ संसार समाज की बात करते हैं। यहाँ सिख भी सुरक्षित है। अब पंजाब के जो सिख किसान हैं उनको खालिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। खालिस्तान मैंने सूद होता है। अभी इन लोग किसानों की जिस उत्साह से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग जीत होगी। अब ये सिर्फ सिख की बात नहीं है, पूरा देश के किसान की बात है। आपको सर्वोच्च न्यायालय ने भी जजमेंट दे दिया है कि आप इसको सुलह समझौता कीजिए। किसान आंदोलन सही चल रहा है, ये राष्ट्रव्यापी ये इशू बनेगा और बन रहा है। ये चलते कुछ बोलने के पहले सोचना, चूँकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं, कोई गद्दार बोलते हैं देश के लोगों को, कुछ खालिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं, अरबन नक्सलविद बोलते हैं। अरबन नक्सलविद तो आपको आर्थिक सलाहकार मंडल में, आप सब तो पढ़ा लिखा आदमी है। रिजर्व बैंक का कौन चला रहा है? आप लोग तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं, 4 लाइन सूट से प्रधानमंत्री जी बोल भी नहीं सकते। इनका जो भाषण तैयार करता है पढ़े लिखे लोग बताते हैं, वो भी इसका मैंने अरबन नक्सलविद। मैं कहता हूँ कि जो गलत आदमी उसका नाम लेकर के बोलिए। शहर में रहने वाला सब थोड़ी है नक्सलवाद। कोई मान लीजिए नक्सल पर बोल रहा कि तो उसका थोड़ी अरबन नक्सलवाद कीजिए। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र था, इसे क्यों रोक दिया गया है? इसका ना रोक दिया गया है कि अभी मान लिया जाए कि ये होता तो किसान आंदोलन का चल भी नहीं पाता। ये तो कोरोना बहाना। अब कोरोना काल में इन्होंने सीए को ख़त्म करवा दिया कोरोना के नाम पर। जितना बिल किसान आंदोलन कब पारित हुआ, जून में अध्यादेश ले आए, क्योंकि पार्लियामेंट भी नहीं चल रहा था। ये सब सिर्फ बहाना है, ठीक ना। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। इसका मतलब है कि सब आंदोलन भी खत्म हो जाए और मैं वाहवाही भी लूटे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन इनको पलट देगा और संसद का जो आधारशिला तभी सफल होगा जब सबकी समानता की बात हो, सबकी आंदोलन की चलाने की बात। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आप हमेशा अपने बहुत ही अच्छे विचार हम लोगों के समक्ष रखते हैं। मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।